₹993 तक महंगा हो गया छोटू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। आखिर अचानक इतना बड़ा जंप क्यों आया? वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी, जहां हम इकोनॉमी को आपकी डेली लाइफ से जोड़कर समझते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि देश में महंगाई का अपना एक अलग ही कैलेंडर चलता है? आपकी किचन की गैस हो या चौराहे के ढाबे पर रखा सिलेंडर, इसकी कीमतों का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अर्थशास्त्र को डीकोड करेंगे। अब ये जो ₹993 का नंबर है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आया एक ही दिन का ऐतिहासिक जंप है। मतलब करीब करीब ₹1000 का उछाल एक ही झटके में। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक इतना बड़ा जंप क्यों आया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। और देखिए, बात सिर्फ बड़े बिजनेसेस तक सीमित नहीं है। इसी के साथ ₹261 की जो बढ़ोतरी हुई है, वो 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर पर हुई है। और ये सीधा आम इंसान की जेब पर एक बहुत बड़ा हमला है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर एक आम नागरिक तक ये प्राइस हाइक लिटरली सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो आज के इस एनालिसिस में हम इन 5 क्रिटिकल पॉइंट्स पर बात करेंगे। सिलेंडर्स की कैटेगरी से लेकर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मार्केट बनाम पॉलिटिकल टाइमिंग की डिबेट, इनफॉर्मल सेक्टर पर असर और फाइनली सब्सिडी की ज़मीनी हकीकत। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कैटेगराइजिंग सिलेंडर्स। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में आखिर इन अलग अलग तरह के सिलेंडर्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। भारत में मुख्य रूप से जिन 2 तरह के सिलेंडर्स पर इस प्राइस हाइक की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर और 5 किलो का छोटू सिलेंडर। 19 किलो वाला सिलेंडर तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल ऑपरेशंस की पूरी रीढ़ है। वहीं दूसरी तरफ ये जो 5 किलो का छोटू सिलेंडर है, इसे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिनकी ज़रूरतें और साधन दोनों ही बहुत लिमिटेड हैं। हाँ, घरों में 14.2 किलो का डोमेस्टिक सिलेंडर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कमर्शियल और छोटू सिलेंडर की कीमतों में जो भारी उछाल आया है, उसका इम्पैक्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा असर पड़ किन पर रहा है। कमर्शियल यूजर्स जैसे रेस्टोरेंट्स, ढाबे और स्टार्टअप्स, ये पहले से ही बहुत टाइट मार्जिन पर काम करते हैं। ₹993 की बढ़ोतरी सीधा उनकी बैलेंस शीट को हिट करती है। दूसरी तरफ छोटू सिलेंडर का इस्तेमाल मेनली यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, किराएदार या हमारे माइग्रेंट वर्कर्स करते हैं। तो ये जो ₹261 की वृद्धि है ना, ये उनकी महीने भर की लिमिटेड सेविंग्स को एक ही झटके में साफ कर देती है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि गैस की कीमतें सिर्फ आपके किचन या नुक्कड़ के ढाबे तक ही सीमित नहीं रहती, ये पूरी इकोनॉमी में ट्रैवल करती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या जिसे हम ट्रांजिटिव इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये तब होता है जब प्रोडक्शन या ज़रूरी इनपुट्स की लागत ही बढ़ जाए। अब इसका सीधा नतीजा क्या होगा? जो एंड यूज़र है, यानी आम उपभोक्ता, उसकी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति वो घट जाती है। सिंपल सी बात है, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई का आना तो तय है। ये पूरा प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कमर्शियल एलपीजी के दाम ₹993 बढ़ गए। स्टेप 2, बिजनेसेस के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। स्टेप 3, अब जाहिर है कोई भी दुकानदार अपनी जेब से तो नुकसान सहेगा नहीं, राइट? तो वो अपने गुड्स और सर्विसेज के रिटेल प्राइस बढ़ा देता है। और फाइनल स्टेप, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो बिना रुके पूरी अर्थव्यवस्था को हिट करता है। डेली लाइफ में इसका एक्चुअल असर कैसा दिखता है? बहुत ही इमीडिएट और टैंजिबल। मान लीजिए हाइक से पहले जो चाय का कप आपको ₹10 का मिलता था, वो अब ₹12 का हो जाता है। या फिर रोज़मर्रा की थाली से पनीर की सब्जी या तो महंगी हो जाती है या पूरी तरह गायब ही होने लगती है। यही ट्रांजिटिव इन्फ्लेशन की असली सच्चाई है, जिसे हम सब रोज़ महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मार्केट वर्सेस पॉलिटिकल टाइमिंग। अब ये विषय हमेशा से एक बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा रहा है। आखिर इन कीमतों के बढ़ने का समय तय कैसे होता है और इसमें फ्री मार्केट का सच में कितना रोल है?
अगर हम दोनों पक्षों के तर्कों को न्यूट्रल होके देखें तो ऑयल कंपनियों का ऑफिशियल स्टैंड ये होता है कि भाई ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, टैक्सेस हैं और पुराने घाटे जिन्हें अंडर रिकवरीज कहा जाता है उन्हें भी तो पूरा करना है। लेकिन सोर्स का जो काउंटर एनालिसिस है वो ये पॉइंट आउट करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसा रातों रात बदलाव नहीं हुआ था जो 993 रुपीस के इतने बड़े एक तरफा जंप को जस्टिफाई कर सके। एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अक्सर चुनाव के दौरान ग्लोबल मार्केट में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो, कीमतें बिल्कुल स्थिर रहती हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं ये एक डोमेस्टिक रेवेन्यू करेक्शन के रूप में अचानक से पब्लिक पर थोप दी जाती हैं। सोर्स के इसी विचार को इस कोर्ट में बहुत ही एनालिटिकल तरीके से रखा गया है। जब चुनाव खत्म होते हैं तो अर्थशास्त्र का गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। ये प्राइसिंग पावर है या पॉलिटिकल कुशनिंग? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इवेंट्स और वोटिंग डेट्स का कीमतों के अचानक फ्रीज या अनफ्रीज होने से कोई सीधा कनेक्शन है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, इनफॉर्मल सेक्टर इम्पैक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन बड़े बड़े डेटा पॉइंट्स में एक सच्चाई अक्सर छिप जाती है, वो ये कि ग्राउंड लेवल पर इस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा खामियाजा आखिर भुगतता कौन है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत की 80% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। फॉर्मल सेक्टर तो 20% से भी कम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से के पास अचानक आने वाले ऐसे प्राइस शॉक से बचने के लिए कोई फॉर्मल सेफ्टी नेट है ही नहीं। इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर औसतन दिन का 500 रुपए कमाता है, राइट? अब अगर उस छोटू सिलेंडर पर अचानक 261 रुपए बढ़ जाते हैं तो ये अमाउंट उसकी आधे दिन की कमाई से भी ज्यादा है। इस एक्स्ट्रा बोझ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस परिवार को मजबूरी में अपने बच्चों की स्कूल फीस या घर के दूध जैसे एकदम बेसिक और जरूरी खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ती है। चलिए अब हम अपने आखिरी एनालिटिकल सेगमेंट पर आते हैं, द सब्सिडी रियलिटी। गवर्नमेंट के जो रिलीफ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं वो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में कितना काम कर रही हैं, आइए इसे डीकोड करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आती है। देखिए, उज्ज्वला योजना ने बिना किसी शक के सिलेंडर्स को गरीब घरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया, गैस कनेक्शन मिल गए। लेकिन अब जो मेन इशू है ना, वो एक्सेस का नहीं रहा बल्कि अफोर्डेबिलिटी का हो गया है। सिलेंडर तो है लेकिन उसे रिफिल कराने की लागत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कम आय वाले परिवारों के लिए इसका लगातार इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। वैसे इस राष्ट्रव्यापी इम्पैक्ट को थोड़ा और बेहतर ढंग से मैप करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके शहर या एरिया में अभी एलपीजी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। इससे हमें एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझने में बहुत मदद मिलेगी। और ये पूरी की पूरी स्थिति एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा करती है। क्या सब्सिडी का जो मॉडल है वो अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है? पॉलिसी का जो मूल इरादा था और हमारे सबसे गरीब नागरिकों की जो आज की आर्थिक वास्तविकता है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई साफ नजर आती है। तो बॉटम लाइन यही है कि एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने का सीधा रिपल इफेक्ट आपके छोटे से किचन से शुरू होकर देश की पूरी बिजनेस इकोनॉमी तक जाता है। महंगाई सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती, ये एक साइकिल है। ऐसे ही और डीप डाइव्स और अर्थव्यवस्था से जुड़े टॉपिक्स को एग्जाम और प्रैक्टिकल नॉलेज के नजरिए से समझने के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अंत में इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। क्या हम एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां अचानक होने वाली महंगाई कोई आर्थिक दुर्घटना नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक कैलेंडर से जुड़ा एक वेल प्लान्ड इवेंट है? इन मॉडर्न इकोनॉमिक ट्रेंड्स के असली कारणों पर विचार करना आज बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।